नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फेस फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम को हम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते हैं कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य में लगता है। एक आवेश मान लीजिए Q1 है, एक आवेश है आपका Q2 है। ये पहला आवेश है, ये आपका दूसरा आवेश है। मान लीजिए दोनों का परिमाण क्या है, दोनों का परिमाण ये तो अलग अलग मान लीजिए या सेम मानना चाहिए, सेम मान सकते हैं हम। मान लीजिए अलग अलग है, Q1 है इसका परिमाण कितना है, Q2 है। ये वाला आवेश यदि दोनों समान प्रकृति के आवेश होंगे, ये Q1 आवेश है, ये कैसा आवेश है, Q2 आवेश है, दोनों समान प्रकृति के आवेश है, अर्थात दोनों का जो नेचर है वो समान है, दोनों सपोज दैट पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो होगा क्या, ये पहला वाला आवेश दूसरे वाले पर फोर्स लगाएगा। आप जानते हैं रिपल्सन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसे ही दूसरा वाला आवेश पहले वाले आवेश पर भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या, ये वाला आवेश जो पहला वाला आवेश A है, ये सेकेंड वाले आवेश Q2 पर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। मान लीजिए ये वाला आवेश है आपका पहला वाला 1 और ये क्या है 2 है। तो जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स लग किस पे रहा है, दूसरे वाले आवेश पे लग रहा है। लगाने वाला कौन है, पहला वाला है। तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा F21। किस पर लग रहा है, सेकेंड वाले आवेश पर लग रहा है। लगाने वाला कौन है, पहला वाला। तो इसको लिखेंगे F21, मतलब दूसरे वाले पर लग रहा है, लगाने वाला पहला वाला है। ऐसे ही B वाला आवेश A वाले आवेश पर यदि बल लगाएगा तो ये इसको इधर की ओर धकेलेगा। आप जानते हैं रिपल्सन फोर्स के कारण ये इधर की ओर जाएगा और इस पर लगा कौन रहा है बल, दूसरा वाला लगा रहा है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, और किस पर लग रहा है, पहले पे लग रहा है। तो इसको लिखेंगे F1, पहले पर लग रहा है, लगाने वाला कौन है, दूसरा वाला। तो इसको लिखेंगे F12, इसे लिखेंगे F21 और इसे क्या लिखेंगे, F12। जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो इस वाले आवेश की जो इधर डायरेक्शन हो जाएगी, इसे बोलेंगे हम लोग R12। ऐसे ही जो पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पर बल लगाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड में R21। दोनों की डायरेक्शन भिन्न भिन्न होगी, दिशाएं भिन्न होंगी, मगर दोनों का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका R है। इसको मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। दोनों का जो परिमाण होगा वो परिमाण समान होगा, लेकिन दोनों का जो दिशा होगा वो दिशा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब होता क्या है, अब हम आगे देखते हैं। लिखेंगे हम लोग फोर्स F12 वेक्टर, निकालते हैं इसको। F12 वेक्टर इक्वल टू, आप जानते हैं फोर्स कूलाम्स लॉ के अनुसार दो आपके चार्ज हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या होता है, R²। लेकिन जब इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, जब फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो F12 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आपका दूरी है उसको भी आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, या तो आप वेक्टर के फॉर्म में लिखिए या फिर सदिश बराबर होता है परिमाण और दिशा के, इक्वल होता है तो इसको परिमाण और दिशा में हम लोग तोड़ लेते हैं। तो इसको हम परिमाण में तोड़ेंगे तो मॉड वेक्टर क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा 12 वेक्टर और इंटू क्या हो जाएगा R इसका स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R² इंटू क्या हो जाएगा R12 का कैप। ऐसे ही जब हम दूसरा वाला बल लगाएंगे इसे बोलेंगे F21, क्या बोलेंगे F21, और F21 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान दूसरा वाला बल कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, परिमाण समान है। इसको आप लिख सकते हैं परिमाण यानी कि R12 इक्वल टू क्या हो जाएगा R21। ये इसको मॉड वेक्टर बोलेंगे और मॉड वेक्टर यानी कि दोनों का परिमाण समान है तो इसको मान लेते हैं सिंपली, क्या मान लेते हैं R। तो या फिर आप इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं R, तो इसको तो आप मॉड लिखिए या फिर आप क्या करिए यहाँ पे सिंपली क्या कर लीजिए R² लिख दीजिए। दूसरे वाले में भी सेम ही होगा तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे R²। यहाँ पे मगर दिशाएं दोनों की भिन्न भिन्न हैं, जब दिशाएं अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है तो आप लिख देंगे यहाँ पर R21 कैप, सेकेंड वाले पर लग रहा है और इसकी जो दिशा है वो क्या है R21 कैप, इस डायरेक्शन में। ये वाला इसको इस डायरेक्शन में धकेल रहा है, ये वाला ये पिंड इसको इस डायरेक्शन में धकेल रहा है। अब ये दोनों बल
परिमाण तो दोनों का समान हो गया, लेकिन देखिएगा जो दिशाएं हैं, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो R12 कैप, क्या आप R21 कैप लिख सकते हैं? तो ये इसको आप लिख नहीं सकते हैं, ये कभी भी बराबर नहीं होता है। दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर साइड में लग रहा है, एक वेक्टर इस साइड में लग रहा है। मान लीजिए P है और ये Q है, तो ये क्या आपस में P और Q बराबर होगा? दोनों का यदि परिमाण बराबर है तो क्या ये बराबर हो सकता है? तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा? परिमाण इनके बराबर हैं तो इनकी ये इसका मान तब बराबर होगा जब इसमें हम आगे लगाते हैं माइनस, वेक्टर P इक्वल टू माइनस वेक्टर Q, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। ये फर्स्ट ईयर में आपका विपरीत वेक्टर का एक विपरीत वेक्टर में आप पढ़े होंगे इसको। तो ये दोनों कब बराबर होंगे? जब R12 का कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग? R21 कैप। तो इसको हम पुट कर देते हैं किसी एक समीकरण में। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए? सेकंड मान लीजिए। तो हम लिख सकते हैं इसको किसी एक समीकरण में, आप इसको उठा के रखिए। तो मान लीजिए इसी वाले समीकरण में 2 1 के स्थान पे क्या रख देंगे, या फिर 1 2 के स्थान पे फर्स्ट वाले में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? F12 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, दोनों का परिमाण समान है, परिमाण R मान लेते हैं, दोनों समान है तो इसको मान लेते हैं R है, तो R हो गया R स्क्वायर। 1 2 का कैप, 1 2 के कैप के स्थान पे क्या रखेंगे? माइनस R21 का कैप, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस, या एक काम करेंगे दोनों साइड हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माइनस। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या होगा आपका इक्वेशन, ये देखिएगा ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों क्या है? इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड आपस में ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन सेकेंड इक्वल टू इक्वेशन थर्ड, दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 1 2 वेक्टर। ये देखिएगा दोनों फोर्स भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। या दोनों का परिमाण बराबर है तो दोनों फोर्स भी बराबर होंगे, लेकिन माइनस जो साइन है ये शो ऑफ कर रहा है कि इनका जो डायरेक्शन है, दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो दोनों फोर्सों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। एक की फोर्स इस ओर है तो दूसरे वाले की फोर्स इस ओर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, लेकिन जितना परिमाण इतना, मान लीजिए 10 न्यूटन से इसको इधर खींच रहा है तो 10 न्यूटन से ये इसको इधर खींचेगा। दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कूलाम के नियम के सदस्य निरूपण के द्वारा, कि यही आपको प्रूव करना था। अर्थात यहां लिख सकते हैं, अर्थात दोनों बलों का परिमाण आपस में बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न होंगी। यही आपको सिद्ध करना है। पूछ लेगा पेपर में, दोनों आवेशों पूछ लेगा कि आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब जितनी क्रिया हो रही है उतनी ही क्या हो रही है? प्रतिक्रिया। दोनों बल आपस में बराबर हैं, वो उस पर जितना बल लगा रहा है उतना ही बल दूसरा वाला आवेश पहले वाले पर भी लगा रहा है। दोनों आवेशों का बल आपस में बराबर है लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। इसी को बोलेंगे यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कूलाम बल जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के लॉ ऑफ न्यूटन्स एक्शन एंड डायरेक्शन का नियम का क्या करता है? पालन करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला रहता है, इस क्रिया को ही बोलते हैं सतत आवेश वितरण। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है क्षेत्रफल आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ये 3 प्रकार का होता है। इन तीनों प्रकारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण क्या होता है? तो आप जानते हैं कि एक कोई ऐसा निकाय मतलब होता है सिस्टम, जिस पर आवेश यानी कि चार्ज समान रूप से
वितरित होते हैं। सतत आवेश वितरण कहलाता है। कोई ऐसा निकाय, कोई ऐसा सिस्टम जिस पर चार्ज क्या हो, समान रूप से पूरे में फैले हों, इसी को बोलते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में जो पहला प्रकार होता है वो होता है रेखीय आवेश वितरण। एक लाइन के रूप में होता है, 1D के रूप में, एक होता है 2D के रूप में मतलब क्षेत्रफल, और तीसरा होता है 3D के रूप में, आयतन के रूप में। तो पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, मान लीजिए एक कोई लाइन है, एक तार है, इस तार में एक आवेश है, ये आवेश निरंतर रूप से फैले हुए हों, कंटिन्यूअस रूप में ये फैले हुए हों। आपके घर में कोई वायर गया, आपके घर के सामने कोई वायर गया है, कहाँ तक गया आपको मालूम नहीं है, कहीं भी गया होगा, अनंत तक गया होगा, जिसको मैं मालूम नहीं उसको अनंत बोल देंगे। अब उस पर आवेश एक रूप समान रूप से फैले हुए हैं। अब उसमें से पूरी लंबाई में से एक छोटी सी लंबाई हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपकी लंबाई है आपकी डेल एल, एक बिंदु के रूप में लंबाई मान लेते हैं कि ये लंबाई कितनी है, डेल एल। पूरे पे आवेश क्यू मान लेंगे, तो छोटे इतने सारे छोटे से एरिया पे जो आवेश होगा वो क्या होगा, डेल क्यू। मान लेते हैं आवेश इसका जो घनत्व है, लंबाई के रूप में कोई चीज़ होगा, आवेश घनत्व को आप मानेंगे लैम्डा से, लंबाई के रूप में आप लैम्डा से मानेंगे, कोई 1D के रूप में होगा, 2D के रूप में कोई चीज़ होगा उसको आप सिग्मा से मानेंगे, और 3D के रूप में कोई चीज़ होगा इसको आप रो से मानेंगे। ये आवेश घनत्व को लिखने का तरीका होता है, मानने का तरीका होता है कि 1D के रूप में कोई चीज़ होगा तो आप लैम्डा से, 2D मतलब क्षेत्रफल के रूप में होगा तो सिग्मा से, और 3D के रूप में होगा तो आप रो से इसको आप डिनोट करेंगे। तो ये 1D के रूप में है, तो मान लेते हैं इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है आपकी, लैम्डा है। चलिए चलते हैं आगे। तो रेखीय आवेश वितरण होता क्या है, तो जब कोई आवेश एक रेखा में या एक कह सकते हैं रेखा को, या तार कह सकते हैं, तार में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कोई एक आवेश है, आवेश किसके रूप में वितरित हो, एक लाइन के रूप में वितरित हो, उसे बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे, जिस प्रकार से दिखाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे एक छोटी सी लंबाई हमने बिंदु के रूप में काट लिया है डेल एल, और बिंदु के रूप में कोई चीज़ काटेंगे तो उसके कारण क्या होगा, मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर एक आपका परीक्षण टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, एक बिंदु है, इस पर पी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मान लेते हैं आर है, और यहाँ पे एक आपका टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा एफ कितना होगा, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आवेश को मान रखा है हमने, इस पर जो बल लगेगा डेल एफ पूरे के कारण लगेगा, तो एफ छोटे से एरिया कारण लगेगा, उसे क्या बोलेंगे, डेल एफ। तो एक छोटे से खंड के कारण जो बल लग रहा है वो कितना है, डेल एफ। डेल एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका चार्ज हो गया डेल क्यू, इंटू ये वाला जो आपका टेस्ट चार्ज है वो क्यू नॉट है, अपान कितना हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी कितना है, आर स्क्वायर। आप देखिएगा डेल क्यू जो है एक छोटे से, या आप कह सकते हैं प्रति एकांक लंबाई में क्या है, एक छोटा सा बिंदु के रूप में आवेश है। तो हम कह सकते हैं इस पे आवेश घनत्व, इन दोनों में संबंध क्या होगा, तो आवेश बराबर आवेश होगा कितना, तो आवेश डेल क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, उसका घनत्व यानी कि आपका लैम्डा, और गुणे आवेश बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा आपका, उसकी लंबाई, अल्पांश लंबाई, और हल्की सी लंबाई जो ये छोटी सी लंबाई उसको मान रखा हमने डेल एल। तो डेल क्यू बराबर आपका मिल जाएगा क्या, लैम्डा इंटू डेल एल। तो जो ये इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डेल क्यू का वैल्यू, तो डेल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डेल एल, और इंटू क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट, अपान क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर।
ये हो गया एक पूरे तार में छोटे से खंड के कारण रेखीय आवेश वितरण हो गया। यदि पूरे तार में पूछा जाए कि पूरे तार में आप बताइए कितना आपका आवेश वितरित है, तो पूरे तार में जब पूछा जाएगा तो इसका आप दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, और जब समाकलन करेंगे तो f का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, डेल f का समाकलन f हो जाएगा, कुछ पद कांस्टेंट हो जाएंगे, और कांस्टेंट होने के बाद आपका ये आ जाएगा, लिखना चाहेंगे तो इसको दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो f इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट भी बाहर हो जाएगा, क्यू नॉट इंटीग्रेशन किसका होगा, लैम्डा इंटू डेल एल अपान कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। ये एक समाकलित रूप है और ये बिना समाकलित रूप है। ये एक अल्पांश कह सकते हैं, छोटा सा खंड के कारण कितना है फोर्स इतना लग रहा है, और पूरे खंड के कारण फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब देखिएगा इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आयतन रेखीय आवेश वितरण के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रफल आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल आवेश वितरण, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मान लीजिए एक क्षेत्रफल है आपका, इस क्षेत्रफल आवेश जो है समान रूप से क्या है, वितरित है, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, क्षेत्रफल, या फिर बोलेंगे हाँ क्षेत्रफल आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल आवेश वितरण। मान लेते हैं इसमें एक छोटा सा खंड, सबसे पहले एक छोटा सा एरिया डेल ए है, कितना है, पूरा एरिया आपका ए है, एक छोटा सा एरिया कितना है आपका डेल ए है, और डेल ए में इसका जो घनत्व है वो घनत्व कितना है, सिग्मा है, और इसमें जो आवेश है मान लेते हैं डेल क्यू है, कितना है, डेल क्यू है। यहाँ से एक कुछ दूरी पर एक पॉइंट चार्ज पी है जिसपे आपका एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी आर है। तो क्षेत्रफल आवेश वितरण हो कितना जाएगा, या इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप बताएंगे कि कोई आपका क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, उसे क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल आवेश वितरण कहेंगे। यहां क्या लिखेंगे, रेखा के स्थान पे क्या हो जाएगा, जब कोई आवेश एक आवेश क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होता है उसे क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल आवेश वितरण। इसमें भी फोर्स ऐसे ही डेल एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू अपान कितना हो जाएगा, डेल क्यू इंटू क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। चूंकि ये क्षेत्रफल आवेश वितरण है इसीलिए डेल क्यू बराबर जो इसका क्षेत्रफल घनत्व, इससे पहले वाला ये रेखीय घनत्व था, अब क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल घनत्व। और क्षेत्रफल घनत्व कोई 2D के रूप में होता है, उसको लिखते हैं हम सिग्मा से। 1D के रूप में, 1 डायमेंशन के रूप में होगा तो लैम्डा, 2 डायमेंशन के रूप में होगा तो सिग्मा, और 3 डायमेंशन के रूप में होगा तो इसे लिखेंगे रो से। तो क्षेत्रफल के रूप में होगा तो हम लिखेंगे सिग्मा से। तो सिग्मा इंटू अल्पांश लंबाई मान लेते हैं, अल्पांश लंबाई के स्थान पे अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल, स्मॉल एरिया इस डेल ए, कितना है इसका, डेल ए। ये वाला जो एरिया है इसको क्या मान रखा है हमने, डेल ए, कितना मान रखा है, डेल ए। तो जहां पे आपका यहाँ पे डेल एल था वहां पे क्या आ जाएगा, डेल ए। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा डेल एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां डेल क्यू है उसके प्लेस पे आप क्या रखेंगे, लिखेंगे लैम्डा, लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे, लैम्डा नहीं होकर के क्या लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे आप लोग, डेल ए। तो डेल एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डेल ए इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। आप फिर से दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, सिग्मा इंटू डेल ए अपान कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्षेत्रफल आवेश वितरण के कारण लगने वाला फोर्स एफ का ये फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका आयतन आवेश वितरण। क्या है, आयतन आवेश वितरण। इसको बोलेंगे इंग्लिश में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई आवेश किसी क्षेत्रफल पर, किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है उसे क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। और इसके लिए भी सेम ऐसे ही फार्मूला डेल एफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आप कुलाम के नियम से एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो पहला वाला आवेश यहाँ पे मान रखा है आपने, भाई क्षेत्रफल है, दिखा देते हैं आपको पहले। तो क्षेत्रफल ना होकर के आयतन है, तो आयतन जैसे बादल है मान लीजिए, और बादल में आपका आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसे बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। या मान लीजिए ये आपका फॉर्म है, पूरे आवेश इसमें है तो इसे क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण।
इसमें एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, एक आयतन ले लेंगे, एक छोटा सा क्यूब काट लेंगे और इस क्यूब का मान लेते हैं जो वॉल्यूम है, आयतन है, कितना है, डेल वी है। और यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट आपका पी है जिस पर आपका चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। तो हो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है डेल वी है और मान लेते हैं इसका जो 3D के रूप में, अभी हम आपको बता चुके हैं 3D के रूप में यदि आवेश घनत्व होगा तो उसे किससे लिखेंगे हम लोग, रो से लिखेंगे। तो यहाँ पे आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है। तो आपका आयतन आवेश वितरण होगा क्या, तो जब कोई आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। बल डेल एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू इंटू क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। चूंकि ये आपका 3D के रूप में है तो आवेश बराबर, कौन सा आवेश, आयतन आवेश बराबर कितना होगा, ये डेल क्यू इक्वल टू घनत्व क्यों क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका आयतन घनत्व हो जाएगा और आयतन घनत्व को लिखेंगे रो से, और अल्पांश क्षेत्रफल के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका अल्पांश आयतन, और अल्पांश आयतन को लिखेंगे आप लोग डेल वी से, किससे लिखेंगे, डेल वी से। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को वी से लिखते हैं, एरिया को ए से लिख रहे थे इससे पहले। तो ये हो जाएगा आपका आवेश, आपका डेल क्यू बराबर, डेल क्यू इक्वल टू रो इंटू कितना हो जाएगा, डेल वी हो जाएगा। इस मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसकी वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रो इंटू डेल वी इंटू क्यू नॉट, डेल एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डेल वी इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है जिसपे हमें परीक्षण करना है कि कितना फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। आप जानते हैं क्यू नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, जो समाकलन होगा किसका होगा, रो इंटू डेल वी अपान किसका होगा, आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डेल वी अपान क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल है। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिएगा। धन्यवाद।